जी साहब, सबसे पहला सवाल है, हुकूमत ने यह वादा किया था कि इस IMF प्रोग्राम के बाद एक और IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान को नहीं जाना पड़ेगा। मुतादिद IMF प्रोग्राम्स में पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में गया है। आप कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि खदशात अपनी जगह पे बरकरार हैं कि जी एक्सटर्नल साइड पर अभी भी खतरात हैं, शायद पाकिस्तान को एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा? नहीं, देखें, सस्टेनेबिलिटी अगर रिफॉर्म्स की होगी और ग्रोथ की होगी तो फिर तो ये आखिरी प्रोग्राम होगा और इसमें जो है हमें कोई सख्त डिसीजन जो हैं वो लेने होंगे। देखिए, सस्टेनेबिलिटी किस चीज़ की वजह से हम सस्टेनेबल नहीं रहे पिछले कई सालों में। पहली चीज़ यह है कि हमने अपना जो सेविंग रेट है इसको बढ़ाना है। हम 15-16% पे अगर रह गए तो ये 4% से ज़्यादा जो है ग्रोथ नहीं होगी सस्टेनेबल बेसिस पे। दूसरा, हमने ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है इसको कम करना है, क्योंकि जिस वक्त भी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं और फिर हम जो है डॉलर्स शॉर्ट हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हमने अपनी जो है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को हमने प्रोडक्टिव करना है और उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। ये चीज़ें जो हैं ये टाइम लेती हैं, लेकिन अगर आपने अभी देखा होगा कि हमारे इस वक्त जो सुपर साइकिल आया है कमोडिटी का, उसके बावजूद हम ये बिन एबल टू सस्टेन द ग्रोथ। इस वक्त जो है आपने देखा कि जनवरी के बीच में जो एक किस्म से ट्रेड डेफिसिट को 1.5 बिलियन से गिरा है, तो जो जुलाई से लेके दिसंबर तक जो है एकदम हाइक आई, उसको बीच में $2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट भी आया, 1.9 बिलियन का, लेकिन उसके बाद अभी हमने उसको सस्टेन किया है। लेकिन इसमें बहुत अभी और काम करना है और इंशाल्लाह हम करेंगे। इसका मतलब है कई ऐसी सख्त डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे, ये जो 3 चीज़ें मैंने कही हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। वैसा मगर सख्त डिसीजंस के साथ साथ ग्रोथ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आप तो खुद बड़े अग्रेसिव हैं। आप इस माली साल के लिए 5% ग्रोथ देख रहे हैं, अगली माली साल के लिए आप कह रहे हैं कि आप 6% ग्रोथ चाहते हैं, जबकि IMF इस माली साल के लिए 4% और अगले माली साल के लिए 4.5% ग्रोथ देख रहा है। अगर आपके टारगेट पे गए तो करंट अकाउंट का खसारा फिर नहीं पैदा हो जाएगा? देखें, उसमें शाहजेब ग्रोथ भी चाहिए हमें, लेकिन सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। अगर उसमें कुछ ग्रोथ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके सस्टेनेबिलिटी हमें रादर देन 6% हमें 5-5.5 के होना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा सस्टेनेबल ग्रोथ हो गई और वो 10, 20, 30 साल के लिए हो गई तो वो हमें एक दूसरे ऑर्बिट में लेके चली जाएगी। हम अगर इस तरह बैठ के 1-आधे% के लिए एग्रेसिव होकर उस सस्टेनेबिलिटी को सेक्रीफाइस करते हैं तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब फिर उसके लिए तो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर अगला बजट आपके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि वो इलेक्शन बजट होगा और उसमें एक्सपेंशनरी बहुत ज़्यादा बजट ना हो, क्योंकि जो गुज़िश्ता बजट है उस पर भी IMF ने तनकीद की है कि जो रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन है वो अनइवन है और एक्सपेंशनरी बजट दे दिया गया, जिसकी वजह से जो हमने देखा है कि मुख्तलिफ खसारे पैदा हुए हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगले ये बजट जो है हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। एक साइड पे तो इलेक्शंस आ रहे होंगे और दूसरी साइड के ऊपर हमने ये देखना है कि ये आउट ऑफ हैंड ना हो जाए, ये सस्टेनेबल ही रहे। तो इसके ऊपर ज़रा मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, पर इंशाल्लाह इनोवेशन करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे, लेकिन सस्टेनेबिलिटी को हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। सब साथ में कंसर्न्स पैदा हो रहे हैं कि IMF के साथ और क्या क्या माना गया है कि आने वाले दिनों में पर्सनल इनकम टैक्स के अगर स्लैब्स बदलेंगे तो जो पहली टैक्स दे रहे हैं उन पर कितना नया टैक्स लगेगा, साथ में बिजली की कीमतों में मजीद कितना इजाफा होगा। इस हवाले से क्या होने जा रहा है? नहीं, देखें, उन्होंने हमें कहा आप रैशनलाइज करें पर्सनल इनकम टैक्स, और उसमें ये सबसे बड़ी जो एक स्लैब वाली तो कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। वो असल में जो निकालना चाहते हैं वो एग्जम्पशन जो हैं वो प्रोविडेंट फंड से निकालना चाहते हैं, जिसको मैं रजिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड है हमारा वो तो बेसिकली लोगों का सेफ्टी नेट है ना। तो गरीब लोगों का सेफ्टी नेट में से ही आप उसके ऊपर भी टैक्स लगा दें तो वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हम इस पर हार्ड नेगोशिएशंस करेंगे। तो कोई और लंबी चौड़ी चीज़ें हैं नहीं। एक चीज़ उन्होंने कही है अपनी हमारा जो है फर्टिलाइज़र के ऊपर, उसने कहा इसके ऊपर कोई रैशनल पॉलिसी। ये तो ऑलरेडी हम सोच रहे हैं कि हम इतनी सब्सिडी दे देते हैं गैस के ऊपर, उस पर आगे जो
फर्टिलाइज़र पैदा होता है वो जाके फार्मर तक भी उस चीज़ पे प्राइस पे नहीं पहुंचता, वहाँ खुर्द-बुर्द हो जाता है और उसके बाद आप देखते हैं कि स्मगलिंग हो जाती है, क्योंकि आपका जो रेट है वो बहुत कम होता है, बाहर रेट ज़्यादा होता है। तो इसको हम रैशनलाइज ही क्यों ना कर दें, तो वो उस पर तो हम खुद सोच रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल में हमने वो चीज़ें करनी हैं जो कि मुल्क के लिए ठीक हैं इन द लॉन्ग रन। तो साहब ये भी बताइएगा कि हालिया जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी तो हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया, पीडीएल में भी कमी की, सेल्स टैक्स भी आपने बहुत कम कर दिया है, तो ये ज़ाहिर है पॉलिटिकली तो पॉपुलिस्ट है डिसीजन, मगर क्या इकोनॉमिकली प्रूडेंट भी है? क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों के इक़दामात की वजह से इकॉनमी अगर स्लो डाउन होगी तो हमें नज़र आ रहा है कि 7 माह में आपने टैक्स तो अच्छा जमा किया है मगर दिसंबर और जनवरी का टारगेट नहीं पूरा किया है, तो किस तरीके से आने वाले दिनों में आप टारगेट अपना पूरा कर पाएंगे या फिर अगले साल के लिए बहुत ज़्यादा टारगेट रख पाएंगे? नहीं देखें, दिसंबर जनवरी के जो हमारे टारगेट्स नहीं मीट हुए, बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन इंशाल्लाह अभी हम करेंगे। लेकिन क्योंकि बाकी सारे जो हम लोगों ने इनिशिएटिव ले रहे थे वो अभी करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपकी बात जो है ना उसमें वज़न है कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें, अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। जैसे अगर इंक्रीज़ हुई, क्योंकि आप देखें क्रूड जो है 92-93 पे चला गया है, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा, तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। और हम दुआ ये करते हैं कि ये यूक्रेन वाला जो है ये क्राइसिस गुजरे, ताकि ये जो इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हीट अप हुई हैं ये कम से कम हो, वरना ये ऑयल प्राइसेस हमें पास ऑन करनी पड़ेंगी। अच्छा, मगर यूक्रेन के क्राइसिस से एक और मसला जुड़ा हुआ है। यूक्रेन और रशिया गंदम के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं और पाकिस्तान में अब ख़तरा पैदा हो रहा है कि खाद की कमी रही है और जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो भी टारगेट से ज़रा कम रहा है, जिसकी वजह से खदशात हैं कि 29 मिलियन टन का जो तकरीबन टारगेट है गंदम का वो ना पैदा हो पाए और इंटरनेशनल मार्केट में इस क्राइसिस की वजह से गंदम की कीमतें बहुत बढ़ जाए और हम फिर इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर महंगी इंपोर्ट कर रहे हो। इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल आप ये समझें कि हम इसके ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हैं, वीकली बेसिस पे दे रहे हैं। इस वक्त जो है बिफोर दी 20 फरवरी हम एस्टिमेट्स कर लेंगे कि हमारे पास कितनी गंदम होगी और अगर शॉर्ट हुई तो कितनी शॉर्ट होगी, तो उसको अभी से इमीडिएटली हमने अगर बुकिंग करनी होगी फॉरवर्ड बुकिंग करेंगे। बिकॉज़ ये आपकी बात सही है, रशिया और यूक्रेन यहाँ कोई झगड़ा शुरू हो गया तो वीट प्राइसेस जो हैं वो भी हमारे लिए हमें तंग कर सकती हैं। मुझे साथ में बताएगा कि एक अनसर्टेन सा इन्वायरमेंट पैदा हो गया था पाकिस्तान के दिसंबर जनवरी में, रिजर्व्स में भी तकरीबन $3 अरब की कमी आ गई, जिसकी वजह से ये सवाल पैदा हो रहा था कि $15-16 अरब का अगर करंट अकाउंट खसारा होता है तो हमारी करेंसी कहाँ जाएगी, हमारे पास पैसे होंगे या नहीं होंगे। IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया, करेंसी में भी ज़रा इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, तो कोई ख़तरा नहीं है? इस साल के लिए भी पैसे अरेंज हैं? नहीं इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। हमें देखें, जो हमने बहुत सख्त वक्त था वो हमने वो सह लिया, अब कुछ रिज़र्व भी बढ़े हैं और दूसरा भी हम इंशाल्लाह यूरो मार्केट में भी जा रहे हैं तो उससे भी हम कुछ टैप भी करेंगे, तो ये हमारे पास पैसे होंगे इंशाल्लाह, कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं होगा। तो चीन के दौरे में भी कोई पेशरफ्त हुई है कि वहाँ से मदद आ रही होगी और पहले से ज़्यादा आ रही होगी सरमायाकारी की सूरत में भी, और अगर हमें कुछ इमदाद चाहिए उसकी सूरत में भी, कर्ज चाहिए उसकी सूरत में भी? बिल्कुल की गई है। देखें, चाइना का जो दौरा था इस लिहाज से बहुत अच्छा था कि हमने उनको कहा कि आपने CPEC-1 में हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, पावर में, रोड्स में कनेक्टिविटी पे कर दी, ऐसी चीज़ जो है हमने बनानी शुरू कर दी हैं। अब इसको पॉपुलेट करना पड़ेगा और आप पॉपुलेट करें इसको, हमें हेल्प करें, बिकॉज़ बाकी मुल्कों में भी आप लेके जा रहे हैं इंडस्ट्री, जिसमें वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, अभी थाईलैंड वगैरह, तो आप यहाँ भी लेके आएँ जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री हो, ताकि हमें इसके फ़वाइद जो हमारे पास आएँ CPEC-2 के बीच में। एक तो हमने ये इनको कहा, उस बेसिस के ऊपर हमने ये कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी करवाएं। दूसरा जो मैक्रो लेवल पे हमने कहा हमें हेल्प करें, वो हमारे एग्रीकल्चर जो है हमारी बैकबोन है, 62% हमारी पॉपुलेशन वहाँ रहती है और एग्रीकल्चर का GDP का जो हिस्सा है वो तो सिर्फ 20% है।
लेकिन इसका ओवरऑल जो सेकेंडरी अगर आप इसमें वो डाल दें उसके फ़वाद, तो ये 44% पे पहुंच जाता है। तो एग्रीकल्चर में हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है, आप इसमें काफ़ी प्रोग्रेस कर गए हैं, तो हमें आप एंड टू एंड जो है हेल्प करें एग्रीकल्चर में। ये दूसरा। तीसरा, हमने उनको कहा कि हमारी यूथ है जो पढ़ी लिखी यूथ है, वो जो है उसको हम आईटी में लगाना चाहते हैं, आप हमें आईटी में हेल्प करें। एक तो वो डिप्लॉय हो जाएगी यूथ, और दूसरा हमें एक्सपोर्ट्स जो है हमारे ख्याल में तेज़ी से बढ़ने वाली जो चीज़ है हमारे एक्सपोर्ट्स में, वो आईटी नज़र आ रही है, ये हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो वो गैप है उसको ब्रिज करेगी। चौथा, हमने उनको कहा कि जी हमारी ट्रेड के ऊपर भी आप नज़र डालें कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है आपके साथ ज़्यादा हो गया है, तो हम चाहते हैं कि ये ट्रेड जो है इसका बैलेंस होना चाहिए, और जो ट्रांजिट ट्रेड जो है उसको ज़रा शुरू करें ताकि गवादर को इस्तेमाल करें, और इसमें हमें भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा। ये स्ट्रेटेजिक चीज़ें हमने 4 उनको कहीं, और उन्होंने बिल्कुल दोहराई। प्रेसिडेंट शी ने इसको एक दफ़ा फिर से दोहराया कि हम इस पर आपको नॉट ओनली हेल्प करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। इंशाल्लाह ये फेज़ आप देखेंगे ये बहुत प्रोग्रेसिव होगी। उसके बाद जो हमने शाहजेब किया कि 20 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके साथ 1 to 1 हमने गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा हम आप के पास आके यहाँ लगाना चाहते हैं इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, और सिर्फ उन्होंने ये कहा कि हमें सहूलत दी जाए कि ये इसमें कोई दिक्कतें ना हों, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज नहीं होनी चाहिए। तो ये एक किस्म से आप देखेंगे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का हमारा ये दौरा रहा। लेकिन ये मैं और ज़रूर कहूँगा कि प्रीमियर ली के साथ हमने फाइनेंशियल कई मसाइल हैं उसके ऊपर भी हमने बहुत मतलब एम्फसाइज़ किया, जिसमें रिमिम्बी के स्वॉप्स हैं, हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट है, और भी चंद चीज़ें हम एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए। तो और उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपके साथ इंशाल्लाह ताउन करेंगे। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी मदद करने को तैयार हैं, सरमायाकारी के लिए भी तैयार हैं मजीद? जी जी बिल्कुल करने को तैयार हैं। और मैं सिर्फ ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि ये चाइनीज़ जो होते हैं ये पहले इस किस्म की गुफ्तगू जब आपको एफर्मेशन दे देते हैं, फिर खुद इस पर काम करते हैं, और फिर उसके बाद ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट होती हैं। तो पहले प्रीमियर ली ने किया, उसके बाद प्रेसिडेंट शी ने इसको दोहराया, और प्रेसिडेंट शी के साथ वांग ली बैठे थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर, जो पहले सुबह के वक्त हमारे शाह महमूद कुरैशी से मिल चुके थे, और उन्होंने कहा था प्रीमियर ली ने ये कहा है कि जो बातें आपने कल की हैं बिल्कुल हम उसके ऊपर आपको मदद करेंगे। और वही फिर उन्होंने नोट दे दिया प्रेसिडेंट शी को, और प्रेसिडेंट शी ने उसको फिर से दोहराया। तो इसका मतलब है ये हमारे लिए एक काफ़ी आई वुड से पॉजिटिव किस्म का वो था, ट्रिप था। वैसे मगर उनकी शिकायत थी, और ये भी खबरें सामने आ रही थी कि उनका ये गिला है कि हम मज़ीद सरमायाकारी उस वक्त करेंगे जो हमारी पहले से सरमायाकारी है, अगर वो लोग परेशान ना हो। उनकी पेमेंट के मसाइल थे, IPPs को अदायगी नहीं हो रही थी, तो वो शिकायतें दूर हो गई? नहीं, दूर करके गए थे हम दूर करके गए थे। हमने बहुत सब्सटैंशियल पेमेंट कर दी थी उनकी IPPs के लिए। फिर एक उनका रिवॉल्विंग अकाउंट का इशू था, वो मैंने तय कर दिया। फिर एक उनका जो विदहोल्डिंग टैक्स का इशू था, वो मैंने रिजॉल्व किया। तो वो पहले करके गए थे, और इसलिए वो जो NDRC और साइनोशोर वालों के साथ हमारी जो मुलाकात हुई तो बड़ी ही कंडूसिव थी। और जो IPPs हैं चाइनीज़, उनका के जो मुआहदे हैं उसको रीनिगोशिएट करने के हवाले से कोई पेशरफ्त हो पाई? नहीं शाहजेब, ये वो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहते। वो इसका कोई और हल पेश करेंगे हमें, जो हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। द वेरी फैक्ट इज़ कि हम इसके ऊपर हमने पुश नहीं किया, बिकॉज हमें ये ज़ाहिर है कि हमारी इंडिकेशन है कि वो किसी वजूहात की वजह से इनको दोबारा नहीं खोलना चाहते। बट देयर विल बी मैनी अदर वेज टू स्किन द कैट। मुझे साहब ये भी बताइएगा आखिर में कि आपका ज़ाहिर 5% से ऊपर का आप टारगेट कर रहे थे, अब जबकि इकदाम किए गए हैं, शरह सूद भी बढ़ी है, करंट अकाउंट डेफिसिट को कर्टेल करना चाहते हैं, आप खुद कह रहे थे कि हीट अप करने लगी है इकॉनमी, तो आपने अपना ग्रोथ टारगेट नीचे किया है, IMF 4% देख रहा है। यार मैं तो देख रहा हूँ अभी भी 5%, लेकिन एनीवेयर बिटवीन 4.5 to 5% भी हो जाए तो दैट्स फाइन। मतलब और महंगाई ज़ाहिर मुसलसल बढ़ती रही है, जनवरी में 13% है, बट उस पर ज़ाहिर एक लो बेस इफेक्ट भी किक इन किया है, मगर इसके अलावा हमने देखा है कि गुज़िश्ता महीनों में मुसलसल बढ़ती रही है, ये कंट्रोल होती नज़र आती है या नहीं?
ये इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में नीचे जाएगी। ये बेस इफेक्ट से ये 5.7% था पिछले जैन में, तो इस वजह से ये हुआ है। लेकिन आप देखेंगे अब ये गिरना शुरू हो जाएगी। बट ये चीज़ एट द एंड ऑफ द डे, तो जब ये सुपर साइकिल जो है ये सबसाइड करेगा तो ये इन्फ्लेशन ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से नीचे आएगी। बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।